हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इनमें पहला टॉपिक होगा सीमेंट से रिलेटेड, और दूसरा इसमें टॉपिक होगा कांच से संबंधित, और तीसरा इसमें टॉपिक होगा उर्वरक से संबंधित। तो इन्हीं 3 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है सीमेंट, तो सीमेंट में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी जोसेफ ऑस्पेडिन के द्वारा। कब खोज की गई थी? तो इसकी खोज हुई 1824 में। अगले में कह रहा है सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट में देखिए कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है और कैल्शियम सिलिकेट होता है, इन दोनों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। अगले में कह रहा है सीमेंट में किसके ऑक्साइड्स होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो सीमेंट होता है उसमें चूने के ऑक्साइड्स होते हैं, सिलिका के होते हैं, एल्यूमिना के होते हैं, मैग्नीशिया के होते हैं, आयरन के होते हैं, सल्फ़र के होते हैं। तो इन सारे के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कुछ जो सीमेंट है उसके संगठक कौन कौन से हैं, मतलब जो सीमेंट होता है उसमें कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं या उनकी परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, पहला पदार्थ है CO, जिसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, तो इसकी मात्रा होती है 60 से 70%। SiO2 जिसको हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसकी मात्रा होती है 20 से 25%। Al2O3 जिसको हम लोग एल्यूमिना कहते हैं, इसकी मात्रा होती है 5 से 10%। और जो फेरस के ऑक्साइड होते हैं जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं, तो इसकी मात्रा होती है 2 से 3%। तो ये थी सीमेंट में जो संगठक हैं और उनकी मात्रा कितनी थी, इसको हम लोगों ने जाना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में ये कह रहा है कि जो सीमेंट है इसमें किसकी मात्रा अधिक होने पर ये जमते समय इसमें दरारें पड़ जाती हैं? तो अगर चूना पत्थर जो है, चूने की मात्रा जो है वो सीमेंट में ज़्यादा हो जाती है, तो जो सीमेंट होता है वो जमते समय इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अगले में कह रहा है सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक होने से यह शीघ्र जमता है? तो अगर एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो सीमेंट अत्यधिक तीव्र गति से जमता है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलिका होता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सिलिका होता है वो क्वार्ट्ज होता है। अगले में कह रहा है कौन सा एक संयोजन अभिक्रिया का कारण नहीं है? तो ये चूना पत्थर का गर्म होना जो होता है वो संयोजन अभिक्रिया का कारण नहीं है। अगले में कह रहा है सीमेंट के जमने की दर को कौन घटा देता है? तो ये होता है जिप्सम। जिप्सम क्या काम करता है? तो ये जो सीमेंट होता है उसके जमने की दर को ये घटा देता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि कौन सा जो पदार्थ होता है जो सीमेंट होता है उसको शीघ्र जमाता है, तो वो होता है एल्यूमिना। और जो कह रहा है कि जो शीघ्र नहीं जमाता है या उसकी जमने की दर को घटा देता है, तो वो है जिप्सम। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला जो दूसरा टॉपिक है ये कांच से संबंधित है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि कांच का जो निर्माण है ये प्राचीन काल में सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मिस्र में, जिसको हम लोग इजिप्ट कहते हैं। अगले में कह रहा है कांच किस प्रकार का मिश्रण है? तो ध्यान दीजिएगा, जो कांच है वो एक समांगी मिश्रण है। अब ये बनता कैसे है इसको भी जान लीजिए। तो देखिए, ये विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय व पारदर्शक, या इसको कह सकते हैं अल्प पारदर्शक ये मिश्रण होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये यौगिक नहीं होता, ये क्या होता है? ये मिश्रण होता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको अनिलीकरण कहा जाता है। अगले में कह रहा है कांच के अतिशीघ्र ठंडा होने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? तो उसको क्वेंचीकरण कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कांच को धीरे धीरे ठंडा किया जाएगा तो उसको अनिलीकरण कहेंगे, और कांच को अगर अत्यधिक शीघ्र गति से इसको अगर ठंडा किया जाएगा तो इसको क्वेंचीकरण कहेंगे। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो कांच होता है, कांच को क्या कहा जाता है? तो कांच को कहा जाता है अतिशीतित द्रव, इंग्लिश में इसको कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। अगले में कह रहा है कांच का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, जो कांच है इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सिलिका। और सिलिका में क्या क्या पाया जाता है? तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जो सिलिका होती है जिसको हम लोग SiO2 कहते हैं, इसमें सोडियम सिलिकेट के कण पाए जाते हैं जिसको हम लोग Na2SiO3 कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम सिलिकेट के भी जो मात्रा होती है वो भी पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSiO3। तो इन सब के भी मिश्रण इसमें पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो फोटोक्रोमेटिक कांच होता है ये कह रहा है तीव्र प्रकाश में किस कारण ये काला हो जाता है? तो इसमें देखिए, जो सिल्वर क्लोराइड होती है इसकी उपस्थिति होती है, इसी के कारण ये तीव्र प्रकाश में काला हो जाता है। ये कौन सा कांच है? तो इसका नाम है फोटोक्रोमेटिक कांच। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है वो कौन सा होता है? तो होता है जेना कांच। याद रखिएगा, सर्वोत्तम श्रेणी का कांच कौन सा होता है? तो वो होता है जेना कांच। और ये बनता कैसे या किस चीज़ का ये मिश्रण होता है इसको भी जान लीजिए। तो ये देखिए, ये जिंक तथा जो बोरियम बोरोसिलिकेट होता है इसका ये मिश्रण होता है।
अगले में कह रहा है जो कांच होती है उसमें कठोरता किसके कारण होती है? तो इसमें जो पोटेशियम क्लोराइड होता है इसी के कारण कांच की जो कठोरता होती है या कांच में कठोरता पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कांच से संबंधित कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कांच की ना तो किसी प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है और ना ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कांच का कोई निश्चित रासायनिक संगठन या सूत्र नहीं होता है क्योंकि कांच एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रमुख कांच हैं उनके संगठक कौन हैं और उनके उपयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसको जान लेते हैं। तो देखिए कांच के प्रकारों में पहला कांच का प्रकार है, इसको हम लोग सोडा कांच या इसी को मृदु कांच कहा जाता है। अब ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है इसको भी जान लीजिए। तो ये देखिए सोडियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है और सिलिका होती है। तो मतलब इन तीनों चीज़ों से ये मिलकर बना होता है, मतलब इसमें ये संगठक पाए जाते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये देखिए ट्यूबलाइट्स में इनका यूज़ होता है, बोतल बनाने में यूज़ होता है और दैनिक प्रयोग के जो बर्तन होते हैं वहाँ भी इनका यूज़ किया जाता है। अब दूसरा कांच का प्रकार है जिसको हम लोग फ्लिंट कांच कहते हैं। अब फ्लिंट कांच किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है इसको जान लीजिए। तो देखिए सोडियम, पोटेशियम व लेड इनके जो सिलिकेट होते हैं इनका ये मिश्रण होता है और इसका यूज़ किया जाता है बिजली के बल्ब में, कैमरों के लेंसों में और दूरबीन बनाने में। तो इन जगहों पर फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है। तीसरा प्रकार है क्रूक्स कांच। अब ये किस चीज़ के मिलकर बना होता है? तो ये सीरियम ऑक्साइड व सिलिका से ये मिलकर बना होता है और इसका यूज़ करते हैं चश्मों के लेंसों को बनाने में। कहाँ पे यूज होता है? जो चश्मे में लेंस होते हैं उनको बनाने में क्रूक्स कांच का यूज किया जाता है। अगला कांच है क्राउन कांच, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो क्राउन कांच होता है वो पोटेशियम और बोरियम की ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। इसका भी यूज चश्मों के लेंसों में बनाने में यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे क्रूक्स कांच हो या फिर क्राउन कांच हो, ये चश्मों के जो लेंस होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब अगला है पोटास कांच, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए जो पोटास कांच है वो पोटेशियम व कैल्शियम के कार्बोनेट से मिलकर बना होता है और ये कांच के बर्तन व प्रयोगशाला के जो उपकरण होते हैं इससे बनाए जाते हैं। अगला है पायरेक्स कांच। तो ये बेरियम और सोडियम की ये भी सिलिकेटों से मिलकर बना होता है और इसका भी यूज प्रयोगशाला के जो उपकरण हैं और जो फार्मास्यूटिकल पात्र हैं जिनमें दवाइयाँ रखी जाती हैं, जो कांच की बोतलें होती हैं जिनमें दवाइयाँ रखी जाती हैं, उन सभी जगहों में पायरेक्स कांच का यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जो शीशा क्रिस्टल कांच होता है ये क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है? तो ये पोटेशियम कार्बोनेट व लेड के ऑक्साइड से ये मिलकर बना होता है और जो महंगे कांच के पात्र होते हैं जिनको हम लोग बर्तन कहते हैं या फिर शीशियाँ कहते हैं, जार कहते हैं, तो ये शीशा क्रिस्टल कांच से ये बना होता है। अब अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि कांच में रंग देने के लिए कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है। तो देखिए जो पहला है वो है गहरा नीला रंग। तो गहरा अगर नीला रंग हमको देना है कांच को तो कौन से हम लोग ऑक्साइड का यूज करेंगे? तो इसमें देखिए कोबाल्ट ऑक्साइड का यूज किया जाएगा। अगर हमको हरा रंग देना है कांच को तो इसमें हम लोग सोडियम क्रोमेट का यूज करेंगे या इसके साथ ही साथ फेरस ऑक्साइड का भी यूज किया जा सकता है। अगले में कह रहा है अगर नारंगी रंग हमको देना है कांच को तो इसमें हमें सिलेनियम जो ऑक्साइड होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा। अगला कह रहा है जो प्रतिदीप्तशील जो पीला अगर कांच हमको बनाना है तो इसमें हम लोग फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट का यूज़ करते हैं। अगले में कह रहा है रूबी जैसा जो लाल है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कभी कभी कलर पूछ लेता है कि रूबी का कलर कैसा होता है, तो ये इसका रेड कलर होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो रूबी जैसा अगर हमको लाल बनाना है कांच को तो हमको गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ जो काशियस है इसका यूज करना पड़ेगा। अगर हमको चटक लाल बनाना है तो इसमें हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड का यूज़ करेंगे। अगर हमको हरा पीला बनाना है तो इसमें हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करेंगे। अगर हमको नींबू जैसा पीला प्राप्त करना है, कांच को बनाना है, तो इसको हम लोग कैडमियम सल्फाइड का यूज़ करेंगे। अगर कहरुआ कलर को हमको बनाना है तो इसमें कार्बन का यूज किया जाएगा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब दूसरा जो तीसरा टॉपिक है वो है उर्वरक से संबंधित, इसको जान लेते हैं। तो देखिए उर्वरकों में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उर्वरक जिसको हम लोग फर्टिलाइज़र कहते हैं ये होता क्या है या किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उनको उर्वरक कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है उर्वरक जो कि फर्टिलाइज़र होते हैं और जो खाद होता है जिसको हम लोग मैन्यूर्स कहते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो उर्वरक है और जो खाद है इसमें अंतर होता है। तो आज हम लोग अंतर जान लेते हैं, अंतर क्या होता है। तो देखिए जो उर्वरक होता है वो एक अकार्बनिक लवण होता है। ध्यान दीजिएगा, उर्वरक जिसको फर्टिलाइज़र कहते हैं वो एक अकार्बनिक लवण होता है जिसे कह रहा है कृत्रिम विधि से निर्मित करते हैं, जबकि जो खाद होता है
वो एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो मानव अपशिष्ट जैसे गोबर जो है या पौधे के अवशेषों के विघटन से ये प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, जो खाद है वो प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि जो उर्वरक है वो अकार्बनिक लवण है जिसको कृत्रिम विधि से उर्वरक को बनाया जाता है। जबकि जो खाद होती है उसको प्राकृतिक रूप से, जैसे कि मानव के अपशिष्ट हैं या पशुओं के अपशिष्ट हैं या पौधे हैं, उनके अवशेष वहाँ पे विघटित हो गए हैं, तो इनके विघटन से जो प्राप्त होता है उसको खाद कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि जो उर्वरक होता है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती। तो ध्यान दीजिएगा, उर्वरक से अगर हमको ह्यूमस प्राप्त करनी है तो ह्यूमस की प्राप्ति हमको नहीं होगी, जबकि खाद से हमको ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस क्या होता है? तो ह्यूमस जानते भी होंगे, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हीं से प्राप्त होता है। तो सड़े गले पदार्थ बेसिकली हमको नेचर से मिलते हैं, तो नेचर से मिलकर खाद ही बनता भी है। तो इसलिए कह रहा है खाद से हमको ह्यूमस की मात्रा प्राप्त होती है। अगला अंतर है, कह रहा है कि उर्वरक में पादप जो होते हैं, पोषक तत्व जैसे एनपीके प्रचुरता में होते हैं। मतलब उर्वरक जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम है, इनकी प्रचुर मात्रा होती है। जबकि खाद में कह रहा है जो पादप पोषक तत्व होते हैं तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो याद रखिएगा, जो उर्वरक हैं उनमें चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या पोटेशियम है, इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि खाद में इनकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होती है। अब अगले में कह रहा है जो पौधे हैं नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन के रूप में डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगले में कह रहा है कृषि में नाइट्रोजनी जो उर्वरक हैं उनके अत्यधिक उपयोग से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको जान लेते हैं। देखिए, प्रभाव में पहला ये कह रहा है कि जो मिट्टी होती है वो अत्यधिक अम्लीय हो जाती है। दूसरा कह रहा है जो भौम जल है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, इसकी नैसर्गिकता जो है नाइट्रोजन के निक्षालन लिंचिंग से नष्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जल में जो अन्य खनिज हैं इनका अत्यधिक पाया जाना हो जाता है। मतलब जल में जो खनिज मात्रा होती है इनकी अत्यधिक मात्रा विद्यमान हो जाती है, जिसको हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो जैसे कोई जल है या कोई भी तालाब है, झील है, उसमें अगर पोषक तत्वों की अधिकता हो गई है तो इसी को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, एक यूट्रोफिकेशन का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। सिर्फ वो यूट्रोफिकेशन के बारे में उसमें मैंने बताया है, उसको जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली मैं बता भी दे रहा हूँ, यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे कोई प्राकृतिक तालाब है या फिर झील है, नदी है, उसमें अगर जो पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो गेहूं की खेती होती है इसके लिए कौन से उर्वरक का यूज़ किया जाता है? तो इसमें नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं उनका यूज़ करते हैं। अगले में कह रहा है यूरिया कैसा उर्वरक है? तो ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। ध्यान दीजिएगा, कैसा यौगिक है ये? तो नाइट्रोजन युक्त और कार्बनिक यौगिक है। कभी कभी यहाँ पे अकार्बनिक यौगिक भी दे दिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कार्बनिक यौगिक है। अगले में कह रहा है यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? तो ये 46% होता है। अगले में कह रहा है यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो इसमें देखिए कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो इन सभी चीज़ों की मात्रा इसमें पाई जाती है। अगला कह रहा है यूरिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ये होता है CONH2 का होल ट्वाइस। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है CONH2, इसको 2 बार भी लिखा रहता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगले में कह रहा है कार्बामाइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूरिया को क्या नाम से जाना जाता है? इसको कार्बामाइड के भी नाम से जाना जाता है। अगले में कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो ये एमाइड के रूप में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। जो यूरिया होती है उसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो एमाइड के रूप में पाया जाता है। अगले में कह रहा है 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति है तो कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी? तो इसमें हमको ज़रूरत होगी 2.2 किलोग्राम की। अगले में कह रहा है दीर्घ स्तर पर यूरिया का उत्पादन किन तत्वों के संयोग से होता है? तो ये होता है द्रव अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से इसका निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि फसलों में जो पानीय छिड़काव हैं इनके लिए कौन सा उपयुक्त उर्वरक होता है? तो इसमें उर्वरक होता है यूरिया। मतलब जो पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है उसके लिए उपयुक्त उर्वरक पूछा जा रहा है, तो ये यूरिया सबसे उपयुक्त होता है। अब अगले में कह रहा है भारत में जो रासायनिक उर्वरक हैं इनसे संबंधित कुछ सही तथ्य दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि वर्तमान में जो रासायनिक उर्वरक हैं इनका खुदरा मूल्य जो है बाजार द्वारा संचालित है, जो सरकार द्वारा नियंत्रित है। तो ये देखिए जो पॉइंट है ये UPSC में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। जो कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक हैं इनका जो खुदरा मूल्य होता है ये बाजार द्वारा संचालित है, जो क्या काम करती है? जो सरकार इसको नियंत्रित करती है। अगले में कह रहा है जो अमोनिया होती है जो यूरिया बनाने के काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सल्फर जो होता है जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, यह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भारत सरकार जो है
कृषि में नीम अलेपित यूरिया, जिसको हम लोग नीम कोटेड यूरिया कहते हैं, इसका यूज क्यों प्रोत्साहित कर रही है? अब इसका यूज क्या है इसको जान लेते हैं। क्योंकि देखिए जो नीम अलेपित यूरिया होती है, इसमें यूरिया के प्रत्येक कण जो होते हैं उनमें नीम के तेल का लेपन होता है, जिसको हम लोग कोटिंग कहते हैं। कोटिंग मतलब लेपन होता है। तो इसमें इसका लेपन होता है, नीम के तेल का लेपन होता है, जो क्या काम करता है, जो मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम कर देता है। घुलने की दर को कम कर देगा तो इससे जो यूरिया होगी वो लंबे समय तक बनी रहेगी। तो इसका पहला यूज़ तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें ये कह रहा है कि इससे जो फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है वो बढ़ जाती है। मतलब लंबे समय तक रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त तीसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि जो नीम लेपित यूरिया होती है, इसकी अपेक्षाकृत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और फसल उत्पादन में भी ये अधिक होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो नीम लेपित यूरिया है, ये यूरिया की तुलना में इसकी कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। और इससे कह रहा है जो यूरिया का यूज़ करते हैं, अगर हम लोग नीम लेपित यूरिया यूज़ करेंगे तो इससे फसलों में भी उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अब अगले में कह रहा है जो नीम लेपित यूरिया है, इसका संतुलित इस्तेमाल पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। तो ये सब इसके यूज़ हैं या इसके ये फ़ायदे हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कौन सा कह रहा है उर्वरक जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है? तो ये होता है यूरिया। अगले में कह रहा है कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो ये होता है अमोनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा नाइट्रोजनीकृत जो है नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा नहीं है। तो ये है सुपर फास्फेट। अब ये सुपर फास्फेट क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो यह कह रहा है फास्फेटिक उर्वरक होता है, जबकि जो होता है अमोनियम सल्फेट होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है, भास्मिक कैल्शियम नाइट्रेट है, या फिर कैल्शियम साइनामाइड है, या यूरिया है। ये सभी नाइट्रोजनीकृत यूरिया हैं, मतलब उर्वरक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अगर सुपर फास्फेट को छोड़ दिया जाए और जितने भी ये दिए गए हैं उर्वरक, ये सारे नाइट्रोजनीकृत उर्वरक हैं, मतलब इनमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि पौधों की खनिज आपूर्ति से संबंधित यहाँ पे सही कथन दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पौधों की जो फास्फोरस आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक होते हैं। मतलब रासायनिक उर्वरकों से ही जो पौधे हैं उनको फास्फोरस की उपलब्धता प्राप्त की जाती है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद से 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस की आपूर्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 मीट्रिक टन जैव खाद यूज करेंगे तब भी हमको 2 से 3 किलोग्राम फास्फोरस की ही आपूर्ति होगी, जो कि काफ़ी कम है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है नाइट्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है, क्लोरीन है या फास्फोरस है, इनमें से कह रहा है कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता? तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है वो उर्वरक में नहीं पाया जाता। अगले में कह रहा है DAP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब अगले में कह रहा है जो DAP होता है इसमें कितने प्रतिशत फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है? तो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है 45%, और जो नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा पाई जाती है 18%, मतलब 18%। अगले में कह रहा है NPK का पूर्ण रूप क्या होता है? तो N फॉर होता है नाइट्रोजन, P फॉर होता है फास्फोरस और K फॉर होता है पोटेशियम। अब अगला कह रहा है कि जो NPK उर्वरक हैं इनका आदर्श अनुपात क्या होता है? तो देखिए NPK में 3:1:2 ये अनुपात पाया जाएगा, या इसी को दूसरे फॉर्म में करें तो 6:2:4 कर सकते हैं, या इसी को 9:3:6 इन तीनों के अनुपात में इसको कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो है 3:1:2। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसे पूर्ण उर्वरक, जिसको हम लोग कंप्लीट फर्टिलाइजर कहते हैं, ये कहा जाता है। तो NPK को जो कहा जाता है वो पूर्ण उर्वरक कहते हैं। मतलब जो NPK हैं ये सब कंप्लीट फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स हैं। अगले में कह रहे हैं यूरिया है, कैम है, अमोनियम फॉस्फेट है, वह NPK है। इसमें कह रहा है कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो जो NPK है वो क्या है? वो मिश्रित उर्वरक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा मिक्स होती है। अगले में कह रहे हैं कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो देखिए जो सोडियम सल्फेट है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए जो ह्यूमस का निर्माण होता है ये जंतुओं तथा वनस्पतियों की सड़ने गलने से जो मिट्टी में इनकी मात्रा मिल जाती है, इसी से ह्यूमस का निर्माण होता है। अब अगला देखिए, अगले में क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है इसमें ह्यूमस किसका उदाहरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो जो ह्यूमस है वो जैविक मृदा कोलाइड का एग्जाम्पल है। अगले में कह रहा है हरी खाद के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होती है? तो देखिए जो शनई है ये क्या है? ये हरी खाद के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए ढैंचा है, ग्वार है, लोबिया है, मूंग है, उड़द है, जंगली नीम है, या हरी खादें हैं। ये सब जो हैं चीज़ें ये सब हरी खाद के रूप में यूज़ की जाती हैं। अब अगले में कह रहा है प्रमुख नाइट्रोजन दिए गए और उनके उपयोग दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो नाइट्रोजन होते हैं इनका यूज़ किया जाता है वृद्धि और विकास के लिए।
तो देखिए जो फास्फोरस है ये काम क्या करता है, तो ये जड़ का विकास करता है। पोटेशियम देखिए तो ये स्टोमेटा के खुलने व बंद होने का नियंत्रण करता है। बोरान की बात की जाती है, ये रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त जो नील हरित शैवाल है ये धानों में पाया जाता है, उसमें ये वृद्धि करता है, एक तरह से ये उर्वरक का काम करता है। राइजोबियम जो लेगुमिनेसरम है, ये मटर के पौधे में पाया जाता है, उसमें ये एक तरह से ये उर्वरक का काम करता है। एजोटोबैक्टर जो है ये गेहूं में होता है, और जो अजोला होता है ये धान में पाया जाता है। तो बेसिकली ये सब जो हैं ये सब एक तरह से उर्वरक का काम करते हैं। अब देखिए ये जो तीनों टॉपिक था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये दूसरा जो टॉपिक है ये है बहुलक, जिसको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। तो देखिए पॉलीमर्स में हम लोगों ने इसको ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। पॉलीमर्स को हम लोगों ने इसमें बहुलक पढ़ा था। अब बहुलक के बाद देखिए इसको हम लोग प्लास्टिक जितने प्रकार के होते हैं, चाहे वो कृत्रिम प्लास्टिक हो या थर्मोप्लास्टिक हो या थर्मोसेटिंग हो, इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। आप इस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।